माधव जी कनाडा से आए तो उनके बेटों का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को बुलवाया और सब में बराबर प्रॉपर्टी का हिस्सा बांट दिया और ख़ुद दोबारा कनाडा चले गए। तो बेटों ने पिता को बहुत बुरा भला कहा कि वो बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों देकर गए। एक दिन बहन घर आई तो वो बोले, डायन हमारा हिस्सा लेकर चली गई, अब क्यों आई हो। ये सुनकर बहन रोने लगी और अपनी प्रॉपर्टी भाइयों के नाम करके चली गई और दोबारा भाइयों के पास ना आई। भाई बहन का हिस्सा हड़पने लगे तो अचानक माधव जी अपनी बेटी को लेकर आ गए और अपनी सारी ज़िंदगी की। कैसे हो भाई? माँ बता रही थी तुमको बुखार है, बस हाल चाल पूछने आई हूँ। कविता ने अजय के पास बैठते हुए प्यार से हाल पूछा तो अजय ने मुंह मोड़ लिया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से। भाइयों के अधिकार पर सांप बनकर बैठी हो, हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी खा रही हो, अब और क्या चाहिए? ज़रूर अपने किसी मतलब से आई होगी। जब अपने पति के साथ खुश हो तो हमारे सर पर आकर क्यों नाचने लगी हो? हम लोगों ने क्या कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया था जो तुम इस प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लेने चली आई? डायन कहीं की, हमारा हिस्सा खा गई। कविता ने इतने प्यार से हाल पूछा था मगर अजय ने तो खूब बातें सुना दी। कविता की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भाई मुझे आपसे ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है। पापा ने बहुत कहकर मुझे बुलाया था और उन्होंने मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। मैंने आपका हिस्सा नहीं लिया, न पापा ने आपके साथ कोई अन्याय किया है। तब अजय कहने लगा, अन्याय नहीं किया तो और क्या किया है? बहनों का कब प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होता है? जो बहन हिस्सा लेती है वो बहनें नहीं डायन होती हैं। तुम भी डायन हो, अब निकल जाओ यहाँ से। कविता रोती हुई उठकर अपनी माँ के पास चली गई। दूसरे दोनों भाइयों का भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार था। सब उसे ही दोषी समझते थे। उसने कई बार पापा को मना भी किया था कि उसे हिस्सा नहीं चाहिए। उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। पति काफ़ी मेहनती था। ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल में गुजर रही थी मगर वो अपनी पत्नी का हर तरह से ख्याल रखता था। कविता अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी। जब पापा आए और उसके नाम अच्छी खासी प्रॉपर्टी कर दी कि ये उसका हिस्सा है। पति ने भी मना किया था मगर पापा ने एक न सुनी। अब उसकी ज़िंदगी आसान हो गई थी मगर भाइयों का व्यवहार उसके साथ बहुत बदल गया था। पहले भाई प्यार से रहते थे मगर अब तो उसे देखते ही मुंह मोड़ लिया करते थे। इस बात की चर्चा उसने अपने पति से की तो वो कहने लगा, लगता है पापा जी ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी है, इसी कारण तुम्हारे भाई तुमसे नाराज़ हैं। मगर वो कहने लगी, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, प्रॉपर्टी के कारण मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। पति के सामने भाइयों का मान रख लिया था मगर अंदर ही अंदर वो भी जान गई थी कि भाई इसी बात से नाराज़ हैं। आज जब भाई ने साफ मुंह पर कह दिया था तो वो अंदर से टूट गई। कहने लगी, माँ मुझसे भाइयों की ये नाराज़गी देखी नहीं जाती। मैं ये प्रॉपर्टी उनके नाम करवाने वाली हूँ। मैंने क्या करना है इस प्रॉपर्टी का जब मेरे अपने ही मुझसे रूठ जाएं। शकुंतला देवी ने बात सुनी तो कहने लगी, ऐसी मूर्खता मत करना, ये भाई तो अपने अपने जीवन में मगन हो जाएंगे, बाद में तू ही पछताएगी, कल को तेरे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। मगर कविता ना मानी और उसने सारी प्रॉपर्टी दोबारा अपने भाइयों के नाम करवा दी। मगर इस सब से वो इतनी आहत हुई कि ससुराल गई तो वापस मिलने के लिए ही नहीं आई। 2 बार भाइयों ने अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदा होकर उसे फ़ोन किया, कहा कि वो मिलने आ जाए तो उसने भी आने का कह दिया मगर फिर ना आई। भाई भी उसे भूल गए थे, उनका प्यार बस इतना ही था। उन्हें अक्सर उसका समाचार मिलता रहता था। फिर पता चला कि कविता के हालात बहुत ख़राब हैं। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो ना अपने मायके आई और ना ही भाइयों के सामने हाथ फैलाया। मगर भाइयों को सब कुछ पता होने के बाद भी उनको कोई एहसास नहीं हुआ था। उन्होंने किसी भी तरह उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी, जबकि प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा वो खुद हड़प कर चुके थे। इतनी सारी प्रॉपर्टी लेकर भी उनका पेट नहीं भरा था। उसके हिस्से की दुकानों का किराया आता तो 2-4 हज़ार रुपये माँ को भी दे देते तो वो खुश हो जाती, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती। मगर भाइयों को ज़रा भी एहसास ना हुआ। शकुंतला अपने बेटों को इस बात का एहसास दिलाती रहती थी कि तुम्हारी बहन मुसीबत में है, परेशानी में है, उसकी मदद कर दो। मगर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी, बल्कि वो तो अब उसका नाम सुनकर चिढ़ने लगे थे। एक दिन कविता के छोटे भाई रवि ने उसे अपने घर की गली में आते देखा तो दौड़कर घर का गेट बंद कर लिया। गेट बजता रहा मगर उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला।
घंटे 2 घंटे बाद जब गेट बजना बंद हो गया तो अजय बाहर जाकर देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था, मगर सामने वालों के घर का गेट खुला हुआ था और वहाँ जो दृश्य उसने देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि माधव जी कविता के साथ उस घर में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। कविता बार बार आंसू बहा रही थी, जबकि माधव जी उसके सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रहे थे। शकुंतला ने ये दृश्य देखा तो रोते हुए वो भी माधव जी के पास चली गई। माधव जी ने उसके कंधे पर भी हाथ रखा और न जाने क्या कहा कि वो भी हाँ में सर हिलाने लगी। जब अजय ने देखा कि माधव जी आए हुए हैं तो उसने मुंह मोड़ लिया और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्हें माधव जी से अब कोई सरोकार नहीं था। उनका मतलब पूरा हो चुका था, सारी प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा चुके थे। माधव जी ने दुखी मन से अपने बेटों का व्यवहार देखा था। उन्होंने तो न जाने अपने बेटों के लिए क्या कुछ सोच रखा था, मगर शायद वो उस सब के लायक ही नहीं थे। माधव जी कविता और शकुंतला देवी के साथ पड़ोसी के घर में रहे। वो अपने घर नहीं गए थे और न ही बेटों ने उन्हें बुलाने की कोशिश की थी। वो लोग कविता के घर चले गए, मगर अगली सुबह सभी के लिए धमाकेदार थी। यहाँ तक कि कविता भी चकरा कर रह गई थी और शकुंतला देवी तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। माधव जी शादी के सिर्फ 2 साल बाद कनाडा चले गए थे, जहाँ पर अपना घर बनाने के लिए और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। अपना खून पसीना एक कर दिया, बच्चों का बचपन तक नहीं देखा, सारी जवानी वहीं गुजार दी। पत्नी से दूर रहे, 2 साल बाद बहुत थोड़े समय के लिए आते थे और फिर वापस चले जाते थे। घर वाले जब भी उनसे बात करते थे तो बस पैसे ही मांगते थे। एक बेटी थी और एक पत्नी थी जो सीधे मुंह बात कर लिया करती थी। इसके अलावा तो सबको अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं की ही पड़ी होती थी। वो अपने बच्चों की शादी में भी सम्मिलित नहीं हो पाए थे, मगर फिर भी कभी दिल में कोई बात नहीं आने दी थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और उनका ख्याल रखते थे। वो सोचते थे कि सारी ज़िंदगी भी कमा कमा कर अपने बच्चों की खुशी के लिए भेजना पड़ेगा तो वो भेजते रहेंगे। इंसान और किसके लिए कमाता है? अपनी बीवी बच्चों के लिए ही ना। अगर वही खुश नहीं तो क्या फ़ायदा उसकी कमाई का। मगर माधव जी की सोचें अधूरी रह गईं। वो बीमार रहने लगे। पता चला कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। वो भारत चले आए। उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि कोई उनकी सेवा करे, उनका ख्याल रखे। वो 3 महीने की छुट्टी पर आए थे, मगर 1 महीना उनका यहाँ पर रहना कठिन हो गया था, क्योंकि बेटे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। जब भी आते पैसे मांगते और चले जाते। वो आवाज़ें देते रह जाते कि मुझे पानी पिला दो या मेरा कोई और काम कर दो, मगर कोई बात ही नहीं सुनता था। शकुंतला थी जो उनके आगे पीछे थकी थकी और निढाल से घूमती रहती थी। शकुंतला को भी एहसास था कि उसका पति बीमार है, मगर वो खुद भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, भाग भग कर काम नहीं कर सकती थी। माधव जी ने बेटों का ऐसा व्यवहार देखा तो मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कनाडा वापस चले जाएंगे, मगर जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर जाएंगे और इसके बाद वापस आकर कभी किसी की शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही अपनी शक्ल किसी को दिखाएंगे। जब अपनी संतान को ही उनका एहसास नहीं था तो वो क्यों यहाँ रुकते? यही सोचते हुए वो यहाँ से चले गए। बेटों के साथ साथ बेटी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे गए थे, मगर बेटों ने बहन को इतना तंग कर दिया कि वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम करवा कर चली गई और फिर पलटकर ही नहीं किसी ने उसकी खबर ली और ना ही वो आई। माधव जी की तरह शायद वो भी अपने रिश्तों को दफन कर चुकी थी। कविता के पति का एक्सीडेंट हुआ तो माधव जी, जो घर वालों के पल पल की खबर रखते थे, उनसे रहा न गया और वो वापस भारत चले आए। जब आकर कविता के हालात देखे तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रॉपर्टी का पूछा तो कविता ने अजय के शब्दों में सब कुछ बता दिया। कहने लगी, पापा मैं ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करती जब भाइयों का व्यवहार ही मेरे साथ अच्छा नहीं था। मुझे तो अपने भाइयों का प्यार चाहिए था। माधव जी को अपने बेटों का व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने अपने बेटों से कोई भी छोटी बड़ी आशा नहीं कर रखी थी, मगर ये नहीं जानते थे कि वो बहन का हिस्सा भी खा जाएंगे, मुश्किल समय में उसका सहारा तक नहीं बनेंगे। अब समय आ गया था कि वो सही से अपने बेटों के सर पर धमाका करते। उनकी सारी प्रॉपर्टी बेटों के नाम करना एक प्लान का हिस्सा था और अब समय आ गया था कि वो सबको उनकी औकात दिखा दें और इन रिश्तों को अपने पास रखें जो उनके साथ सच्चे मन से थे। एक पत्नी थी और एक बेटी जिन्होंने उनका साथ दिया था। शाम को छोटा बेटा रवि भी वहाँ पहुँच गया। वो माधव जी से लिपट गया और कहने लगा, पापा मुझे माफ़ कर दें, मेरा व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं था।
दीदी की प्रॉपर्टी जब भाइयों ने ले ली तो मुझे बहुत दुख हुआ। दीदी ने मेरे नाम जो कुछ भी किया है मैं वो वापस करने के लिए आया हूँ। मेरे पास जो कुछ है सब आपका ही है। आप मेरे साथ चलें, हम अपने घर में रहेंगे। मैं आपका और माँ का ख्याल रखूँगा और आपका बड़ा बेटा बनकर दिखाऊँगा। वो रो रहा था और माफ़ी मांग रहा था। माधव जी ने उसे गले लगा लिया। उनकी सारी खोटी संतानों में कोई सिक्का तो खरा निकल आया था। शकुंतला भी बेटे की ये बातें सुनकर खुश हो गई थी, जबकि कविता ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी दुनिया तो तुम लोग ही हो। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि तुम्हें दुख देकर मैं खुश रह सकती हूँ। तुम्हारे व्यवहार पर मुझे दुख ज़रूर हुआ था, मगर विश्वास करो मैंने कभी भी तुम लोगों को बुरा नहीं चाहा और ना ही ये सोचा कि तुम लोगों का अधिकार या हिस्सा खा जाऊँ। अगर तुम अपने जीजा जी का हाल पूछने के लिए ही आ जाते तो मैं इतने पर ही खुश हो जाती, मगर तुमने तो इतना भी नहीं किया। कविता की बात सुनकर रवि दोबारा उसे लिपट गया और माफ़ी मांगने लगा। अब माधव जी के बेटा बेटी और पत्नी उनके साथ थे। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया था। अगले दिन पुलिस माधव जी के बड़े घर के सामने थी। उनके बेटों पर धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का आरोप था। बेटे चीखने लगे, सफाइयाँ देने लगे, कहने लगे पिताजी ने खुद ही ये प्रॉपर्टी हमारे नाम की थी, मगर पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें जेल में बंद कर दिया। अब सारी प्रॉपर्टी के मालिक माधव जी थे। उन्होंने प्रॉपर्टी कविता के नाम करवा दी थी और कुछ हिस्सा रवि के नाम करवा दिया था। जितनी प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों के नाम करके गए थे वो तो उसका आधा भी नहीं था। माधव जी के पास तो बहुत अधिक प्रॉपर्टी थी। कनाडा में रहकर सारी ज़िंदगी कमाया ही तो था। डबल डबल शिफ्टें की थी, कभी कभी तो 24 घंटे भी वो काम करते थे। बिना सोए बिना खाए और अपनी बीमारियों का ख्याल किए बिना उन्होंने ये सब अपने बच्चों के लिए कमाया था। जब उसी संतान ने उन्हें बीमारी में भी ना पूछा तो वो क्यों उनका ख्याल करते। बड़े दोनों बेटे जेल में थे। रवि और कविता माधव जी के साथ थे। कविता के पति का इलाज चल रहा था। कविता ने मना भी किया था और कहा था कि वो खुद व्यवस्था कर लेगी, मगर माधव जी ने ये कहकर उसे चुप करवा दिया था कि वो बेटों से बढ़कर उनके लिए है। अगर बेटों का अधिकार है तो बेटी का भी उतना ही है, बल्कि बेटियां तो स्वयं लक्ष्मी का रूप होती हैं। माता पिता के कठिन समय में उनका सहारा होती हैं, इसलिए वो खुद उसके पति का इलाज करवाएंगे। उसे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय बाद कविता का पति ठीक हो गया था। माधव जी के बेटे जेल से रिहा हो गए थे, मगर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। पिता की प्रॉपर्टी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। सारी ज़िंदगी खुद तो कमाकर कभी देखा नहीं था, बाप की कमाई पर ही ऐश की थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस पिता को उन्होंने बीमारी में भी नहीं पूछा कि उसका हाल क्या है, सारी ज़िंदगी कमाने के बाद जब वो खाली हाथ रह गया था तो उसे कैसा लगा होगा। मगर अब उनके पास सिर्फ पछतावा ही रह गया था। वो माधव जी से माफ़ी भी नहीं मांग सकते थे और न ही माधव जी उन्हें माफ़ करते, क्योंकि अब वो चाहे कुछ भी कर लेते। कोई विश्वास नहीं करता कि इन्हें अपने पिता का एहसास हो गया है। सबको यही लगता कि जब रुपया पैसा और प्रॉपर्टी हाथ से निकली है तो विनती करने के लिए चले आए हैं। दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों को उनके मायके भेज रखा था। पत्नियां अलग अपने मायके में तंग आ चुकी थीं। कहती थीं कि कब तक हमारे माँ बाप हमारा खर्चा उठाएंगे, हमें आकर ले जाओ, हमारे रहने के लिए घर की व्यवस्था करो। मगर उनके पास अपनी पत्नी बच्चों को रखने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि कहीं कोई ढंग की कोई नौकरी नहीं मिलती थी। सारा दिन मजदूरी करके कुछ पैसे बचा पाते थे कि 2 टाइम की रोटी ही मिल पाती थी। दोनों भाई अब भी ढंग की कोई नौकरी ढूंढने में लगे हुए थे। कई महीने गुजर चुके थे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। कविता का पति अब ठीक हो चुका था। माधव जी अपनी बेटी और बेटे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर में अब सुकून था। शकुंतला देवी की तबीयत पहले से अच्छी रहने लगी थी। सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के भागीदार थे। रवि नौकरी करने लगा था। माधव जी ने उसे लाख मना किया था, मगर वो कहने लगा, पापा आपने सारी ज़िंदगी मुझे कमाकर खिलाया है, अब अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो मुझे कैसा एहसास होगा कि आपने कैसे हमारे लिए एक एक रुपया जोड़ा था। माधव जी को अपने बेटे पर गर्व होता था। आखिर उनकी कोई संतान तो ऐसी थी जो उनका एहसास करती थी। एक दिन सुबह के समय दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई। रवि ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसके हाथ में कागज़ थे। कहने लगा, आप माधव जी के बेटे हैं? रवि ने हाँ में जवाब दिया। पुलिस वाला बोला, माधव जी को बता दें कि उनके बड़े बेटे अजय का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में है, हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर सबके होश उड़ गए।
माधव जी तुरंत अस्पताल पहुँचे। वहाँ अजय बेहोश पड़ा था, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि गाड़ी के नीचे आने से बहुत चोटें आई हैं, मगर अब खतरा टल गया है। माधव जी के आंसू निकल आए। वो अजय के सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। कहने लगे, बेटा, तुमने जितना दुख दिया मैंने सब भुला दिया। तुम ठीक रहो, बस यही कामना है। अजय की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो कहने लगा, पापा मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपका दिल दुखाया, मैं शर्मिंदा हूँ। माधव जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। तुम मेरे बच्चे हो। पिता के दिल में संतान के लिए कभी नफरत नहीं रहती, मगर तुम लोगों ने खुद ही वापस पलट कर आने में बहुत देर कर दी। क्या तुम्हारे लिए माफ़ी मांगना इतना ही कठिन था? अजय बाप से लिपट गया और रोने लगा। उसने ज़बान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसके आंसुओं ने उसे माफ़ी दिला दी थी। उसी समय रवि के फ़ोन पर कॉल आई, जिसे सुनकर वो परेशान हो गया। पुलिस वाले ने बताया कि छोटे भाई को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि ने ये बात माधव जी को बताई। माधव जी ने बगैर कुछ सोचे पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर ली। कहने लगे, मेरे बच्चे से गलती हो गई होगी, मगर मैं उसे बचा कर रहूँगा। वो पुलिस स्टेशन पहुँचे तो छोटा बेटा जेल के अंदर था। शक्ल से परेशान और शर्मिंदा लग रहा था। माधव जी ने थानेदार से बात की। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद बेटे को रिहा करवा लिया। बाहर आकर वो माधव जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा, पापा, मैं आपके काबिल नहीं, आप फिर भी मेरे लिए आए। मैंने आपका दिल दुखाया, बहन का अधिकार छीना। आप जिसे पिता के होते हुए मैं इंसान कहलाने के भी लायक नहीं, मुझे माफ़ कर दे। माधव जी ने उसे उठाया। कहने लगे, बेटा, इंसान गलती करता है, मगर जब वो अपनी गलती मान ले तो वही असली इंसान होता है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। घर पहुँचकर अजय और दूसरा बेटा दोनों माँ के पैरों में गिर गए। शकुंतला देवी रो पड़ी। दोनों ने बहन के सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगे, बहन, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हारे हिस्से पर कब्जा किया। तुमने फिर भी कभी हमारा बुरा नहीं चाहा। हम शर्मिंदा हैं। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ी और दोनों का गले लगा लिया। कहने लगी, मैंने कब तुमसे नाराज़गी रखी? तुम दोनों मेरे भाई हो। मैं तुम्हें माफ़ ना करती। मैं तुम्हें कैसे माफ़ ना करती? माधव जी ने सबको एक साथ बिठाया। कहने लगे, अब हम सब एक साथ रहेंगे। मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया है। मेरी प्रॉपर्टी तुम सबकी है। मगर दोनों भाइयों ने तुरंत कहा, पापा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले लालच करके सब कुछ खो दिया। अब हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आपका आशीर्वाद हमारे लिए काफ़ी है। माधव जी ने मुस्कुराकर सबको अपने पास बिठा लिया। कहने लगे, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है, तुम सब का इकट्ठा होना। घर में बरसों बाद हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। शकुंतला देवी के चेहरे पर सुकून आ गया। कविता अपने भाइयों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। रवि बच्चों के साथ खेल रहा था। माधव जी ने आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया कि मेरे घर में फिर से खुशियाँ लौट आई हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।